एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यानी कि ओबी को कवर कर रहे हैं। हमने काफी सारे यूनिट्स टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हमारी ओबी वाली सीरीज चल रही है। उसमें कुछ क्लासेस हो चुकी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। और आज हम कवर करने वाले हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने रिकमेंड किया है? टेली। ठीक है। फॉर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड has been divided to put the specialist in the top position through the enterprise. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिवाइड करता है, ठीक है, स्पेशलिस्ट को टॉप पोजीशन पे पूरी एंटरप्राइज। ठीक है। क्या फीचर्स होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के? मतलब कि इसमें क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में एक टॉप पोजीशन पे किसी को हायर किया जाता है जो स्पेशलिस्ट होता है उस पोस्ट के लिए। ठीक है, वही होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टॉप पोजीशन पे उसकी स्पेशलिटी के बेसिस पे उनको लगाना वहां पे और डिवाइड करना वर्क को। ठीक है, पूरी एंटरप्राइज में। अब इसके फीचर्स देखेंगे, क्या होता है ये? द एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन वाला हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फंक्शन। ठीक है, डिपार्टमेंट बोल सकते हैं हम इसे, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, या पर्सनल रिलेशन। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन से। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू द अदर। कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कंपेयर किया जाता है। थ्री ऑथोरिटीज एग्जिस्ट, इसमें थ्री ऑथोरिटी एग्जिट होती है: लाइन, स्टाफ एंड फंक्शन। Each function area is put under the charge of functional specialist and he has got the authority to give all decision regarding the function whenever the function is performed through the enterprise। यानी कि हर एक फंक्शन में, जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन वाला हो गया, ठीक है, ये मतलब कि ये हो गया। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, अच्छे से बताती हूँ, दिख नहीं रहा। ओके, जैसे कि ये डिपार्टमेंट हो गया अपना फाइनेंस वाला, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो स्पेशलिस्ट होगा उसको टॉप पोजीशन पे हायर करना। ठीक है, उसको, ताकि जहां पे भी ऑथोरिटी उसको सारी दी जाए, ऑथोरिटी हो उसके पास में। ठीक है, और वो अच्छे से काम कर सके जब भी एक फंक्शन परफॉर्म करना हो पूरी एंटरप्राइजेस में। ठीक है, और वो सब डिसीजन वो ले सके, उसको ऐसी अथॉरिटी दी जाए। ठीक है, और टॉप स्पेशलिस्ट को लगाना उस पोजीशन पे जो उसके लिए बेस्ट हो। यही होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट अप्लाई टू सच ऑर्गेनाइजेशन एज इन प्रेजेंट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड वाली बात होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। जैसे कि ये रहा, जनरल मैनेजर होता है, अब प्लान सुपरडेंट होते हैं, जैसे रूट क्लर्क हो गया, इंस्पेक्शन क्लर्क, टाइम पोस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन। ठीक है, अब इनके अंदर ये सब होते हैं, गैंग फोरमैन का बॉस है, स्पीड फोरमैन बॉस है, इंस्पेक्शन फोरमैन बॉस है, एंड रिपेयर फोरमैन है। और इनके अंदर क्या होता है? वर्कमैन होते हैं। ठीक है, अब मेरिट यानी कि इसके गुण हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या है वो देखेंगे। स्पेशलाइजेशन की बात होती है यहाँ पे, जैसे कि बेटर डिवीजन ऑफ लेबर का होता है। ठीक है, बेटर डिवीजन ऑफ लेबर टेक प्लेस विच रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड इज कंसिक्वेंट बेनिफिट। बेटर जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो यहाँ पे हायर की जाती है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, इससे रिजल्ट भी क्या होगा कि अच्छा रिजल्ट आएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में रहेगी। इससे क्या होता है? इफेक्टिव कंट्रोल होता है। मैनेजमेंट कंट्रोल इज सिंप्लीफाइड एज द मेंटल फंक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम द मैनुअल फंक्शन। यानी कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल होता है वो सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, और मेंटल फंक्शन आर सेपरेटेड फ्रॉम मैनुअल फंक्शन। ठीक है, सब कुछ अलग अलग फंक्शंस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। चेक्स एंड बैलेंस कीप द अथॉरिटी विद इन सर्टेन लिमिट्स। चेक्स और जो बैलेंस होते हैं वो अपनी अथॉरिटी सर्टेन टाइम के लिए लिमिट में रखते हैं। ठीक है, और स्पेशलिस्ट में बी आस्क्ड टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सेक्शंस। और
इससे क्या ये सब चीजें होंगी, ठीक है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत बड़ी होती है तो एक तो उसको काम नहीं कर सकता, एक उस पर पूरा कंट्रोल नहीं रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इसको फाइनेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बना दिया जाता है और इनमें टॉप पोजीशन पे किसी को हायर कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, टॉप पोजीशन पे कोई आ जाएगा तो इसके अंदर काम करने वाले सिर्फ ये इसी के प्रति काम करेगा, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव का जो टॉप पोजीशन पे हायर किया जाएगा वो इसी को देखेगा। तो इसका क्या होगा, इस पर पूरा कंट्रोल होगा और इसमें काम करने वाले अच्छे से काम करेंगे। इससे क्या होगा, इफेक्टिव कंट्रोल होगा, ठीक है। एफिशिएंसी होगी, ग्रेटर एफिशिएंसी अचीव बिकॉज ऑफ एवरी फंक्शन परफॉर्मिंग लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये बात हो रही है, हर फंक्शन को डिवाइड कर लिया जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं होंगे, लिमिटेड नंबर में होंगे, इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो एफिशिएंसी अच्छी होगी। इकोनॉमी, स्पेशलाइजेशन कंपाइल विद स्टैंडर्डाइजेशन फैसिलिटी मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट। स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात होगी, उस फैसिलिटी दी जाएगी और इकोनॉमिकल कॉस्ट, इन सबको ध्यान में रखा जाएगा। एक्सपेंशन क्या होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज होती है फंक्शनल मैनेजर को, जिससे क्या होता है, बेटर कंट्रोल होता है एंड सुपरविजन भी होता है। अब डीमेरिट देखेंगे कि इसके मतलब दोष क्या क्या है, ठीक है। कंफ्यूजिंग है ये, सबसे पहले तो कैसे है कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये फंक्शनल सिस्टम इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सबको बांट मतलब डिवाइड कर दिया ऑपरेशन को, स्पेशली व्हेन इट इज कैरिड आउट एट लो लेवल, ठीक है। मतलब इसको हमने ऑपरेशन में कर दिया और जहां पे लो लेवल्स वहां पे भी हमने ऑपरेशन को मतलब कि सबको डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। काफी जहां पे नीड नहीं है वहां पे भी डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और लो लेवल्स पे भी ये चीज कैरी कर दी गई है। इस वजह से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है और कोऑर्डिनेशन करने में डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो लो लेवल वाले हैं वो ऊपर तक अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज भी तो आ रही है, क्योंकि इसमें ऐसे बात कर दी गई है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे फिर यहाँ पे कोई, यहाँ पे तो नीचे लो लेवल वाला तो ऊपर वालों तक बात ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये वाली बात भी आ गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन कंट्रोल बिकम वीक, क्योंकि इसमें वर्कर होते हैं नहीं होते, काफी सारे पीपल्स होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, कोई यूनिटी ऑफ कमांड ही नहीं है। डिफिकल्टी है फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने में। कैसे है कि इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल अथॉरिटी मिल रही है एक इंसान को, जिससे डिफिकल्ट हो रहा है उसको कि वो कौन सा काम करे और उसको कोई फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। इसमें कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। कन्फ्लिक्ट्स कैसे आ रहे हैं कि किस किस के बीच में आ रहे हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ के बीच में आ रहे हैं कि किस इक्वल रैंक पे जो है उनके बीच में, मैं सुपीरियर हूँ मैं सुपीरियर हूँ, तो इन दोनों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और वो अग्री नहीं कर पा रहे हैं किसी सर्टेन इशू पे, किसी एक इशू पे। दोनों अपने अपने मत दे रहे हैं, ठीक है, अपने अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, दोनों के बीच में क्लेशेस हो रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, इससे कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। कॉस्टली बिल्कुल होगा, क्योंकि स्पेशली स्टाफ लगाया जाएगा जो कि हाईएस्ट ऑर्डर का होगा और उसको अच्छी सैलरी दी जाएगी, इसलिए वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जैसे हमने बताया कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है, तो किन किन टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेशन है, कौन कौन से फंक्शंस है जिनमें इन्हें डिवाइड किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। फर्स्ट आता है टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर इज अ डिजाइन in which an organization is divided into teams, each of is responsible for achieving a shared purpose. टीम स्ट्रक्चर एक डिजाइन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है लोगों टीम के अंदर, और वो आपस में एक एक पर्सन, ईच पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने वर्क को, जो उसको पर्पस दिया गया है उसको वो अचीव करे और उसकी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टीम मस्ट सक्सेसफुली, एक टीम तभी सक्सेसफुल होती है, ठीक है, जब उनको अकाउंटेबल होता है, जब वो खुद
दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। जब वो खुद अपनी परफॉर्मेंस के प्रति अकाउंटेबल होंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, तभी एक टीम सक्सेस होती है, ठीक है। सिंस द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ ग्रुप्स टू अकम्प्लिश द कंपनीज ड्यूटी, देर इज नो हायरार्की और लाइन ऑफ कमांड इन टीम बेस्ड कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है, कोई हायरार्की नहीं होती, लाइन ऑफ कमांड नहीं होती, सब एक टीम में मिलकर काम करते हैं, टीम बेस्ड कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट होता है कि टीम में वर्क एज दे सी फिट, figuring out the most effective and efficient approach to complete their duties। इसमें कोई लाइन ऑफ कमांड नहीं है, सब एक साथ मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वो एक साथ बैठ के किसी भी बात को फिगर आउट करेंगे, आपस में चीजों को एक साथ मिलकर देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे आ सकता है, कैसे इस काम को अच्छे से जल्दी किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा, वो उनकी खुद की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, वो आपस में मिलकर जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। टीम्स हैव द फ्रीडम टू बी एज क्रिएटिव एज दे विश। टीम को फ्रीडम होती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, अपनी इच्छा से वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अ ग्रुप लीडर हु इज इन कमांड ऑफ द ग्रुप में एग्जिस्ट इन सम टीम। कुछ कुछ टीमों में ही ग्रुप लीडर होता है जो कि कमांड करता है, बाकी तो सब एक ही लेवल पे होते हैं और उन सबको फ्रीडम होती है कि वो अच्छे से काम करें, ठीक है। तो ये होता है कि टीम स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने वाले वर्कर्स के लिए काफी अच्छा हेल्थी एनवायरनमेंट है। एक होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ कंपनी स्ट्रक्चर in which reporting relationships are set up as a grid or matrix rather than in traditional hierarchy। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इसमें कंपनी का स्ट्रक्चर, रिलेशन सेट होते हैं किस तरह से सेटअप एज अ ग्रिड और मैट्रिक्स रेदर देन इन ट्रेडिशनल हायरार्की। डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्या होता है इसमें। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जनरल मैनेजर होता है, वैसे ही सबको डिवाइड कर दिया गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर एंड रिसर्च मैनेजर। बट यहाँ पे जो टीम है उसको कैसे डिवाइड किया, मैट्रिक्स के तौर पे। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर टीम बना, प्रोजेक्ट 2 जिसका एक मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट 3 इसका एक मैनेजर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन टीम, फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, डेवलपमेंट टीम एंड रिसर्च टीम, इस तरह से यहाँ पे मतलब इनको मतलब डिवाइड तो कर दिया गया, फंक्शन के अंदर भी सब फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया, यही होता है मैट्रिक्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एम्प्लॉय हैव ड्यूअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जैसे कि इसमें बताया इस प्रोडक्शन टीम की इससे भी होगी और इससे भी होगी, ड्यूअल रिलेशनशिप जनरली टू बोथ अ फंक्शनल मैनेजर एंड अ प्रोडक्ट मैनेजर। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और प्रोडक्शन मैनेजर होगा, दोनों के साथ में उसकी रिलेशनशिप बिल्ड होगी। मैट्रिक्स मैनेजमेंट डेवलप्ड इन यूएस एरोस्पेस इन द 1950 अचीव्ड वाइडर अडॉप्टेशन इन 1970s। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये हेल्प करता है अचीव करने में अल्टीमेट गोल को। इससे क्या होता है, रीच कर लेता है वो हायर प्रोडक्टिविटी, इससे के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये काफी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। और किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, जहाँ पे डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन्स एंड सर्विसेज होती है। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी and give more flexibility to the organization. Employee work with colleges of different department who have their expertise in different function। यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज जो होते हैं वर्क करते हैं अपने कॉलेजेस के साथ में, मतलब साथ वाले लोगों के साथ में जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, बट उनको एक्सपर्टीज होती है डिफरेंट फंक्शंस की। तो ये था मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। थर्ड होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैंने डायग्राम डाल दिए, ऐसे तो छोरी से इतना समझ नहीं आता है, डायग्राम से अच्छे से समझ आ रहा होगा और यहाँ से आपको इजी भी हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब भी हम डायग्राम के थ्रू ही देखेंगे। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टाइप ऑफ, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, इन विच पीपल वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स ऑन अ कंटिन्यूअल बेस। इसमें एक कंटिन्यू बेसिस पे
लोग जो होते हैं प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, ये भी सिमिलर हो गया इस तरह से तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बट इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा। हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या डिफरेंट है? एक्सेप्ट दैट व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर द पर्सनल डू नॉट रिटर्न टू देयर प्रीवियस डिपार्टमेंट। इसमें तो क्या रहता है, प्रोजेक्ट बना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, सब आए, काम हुआ, सब अपने अपने मैनेजर के पास वापस चले गए अपने अपने डिपार्टमेंट। बट इसमें क्या बात की गई है, ये कंटिन्यूअल बेसिस, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वापस नहीं आते हैं। डायग्राम देखेंगे कैसे। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिसके मैनेजर है प्रोजेक्ट स्टाफ ए बी, सेम वही चीज है, बट यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कंटिन्यूअल बेसिस पे काम करते हैं। देर दे वर्क ऑन प्रोजेक्ट इन अ टीम लाइक फ्रेमवर्क ऑल द टाइम। यहाँ पे मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है, कंटिन्यूअल प्रोसेस होती है। ठीक है, ईच टीम हैज द पर्सनल रिक्वायर्ड टू द फिनिश द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, पर्सनल, इसमें एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है और वो अच्छे से काम को सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हर मेंबर की कुछ यूनिक स्किल होती है। ठीक है, और क्रू गोज ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर द करंट वन इज, एक कंप्लीट हुआ दूसरी की ओर चलेगा। यही होता है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। फोर्थ होता है ऑटोनोमस इंटरनल यूनिट। दिस स्ट्रक्चर हैज बीन अडॉप्टेड बाय सर्टेन मल्टीनेशनल, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके द्वारा इसे अडॉप्ट किया जाता है। That is the company is made up of several decentralized business units. कंपनी क्या होती है, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज बिजनेस यूनिट्स के साथ जुड़ी हुई होती है या बनी हुई होती है। ठीक है, और उनके कुछ खुद के कुछ सेट्स ऑफ गुड्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होते हैं। देयर इज नो सेंट्रलाइज कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं होता। ऑटोनोमस होती है इंटरनल यूनिट्स। बस यही है इसमें कि सॉरी, कि किसी भी तो कोई कंपनी है उसके काफी सारे डिसेंट्रलाइज बिजनेस यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कैसे मैं एग्जांपल, जैसे टाटा ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कहूंगी कि मैं उनका कंट्रोल नहीं होता, बट टाटा के काफी प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी एक कंपनी हो गई, इधर ये एक अलग कंपनी हो गई, ये अलग हो गई। जैसे ये मान लीजिए टाटा जो टाइटन की वॉच बनाते हैं वो, ठीक है, इधर हो गया इनका वेस्ट साइड, जूडियो हो गया। ठीक है, तो इनकी अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है, और इनका ऑटोनोमस है सब कुछ इन यूनिट्स का। तो इस तरह से बात की गई है। इतना डिटेल में टाटा के बारे में मुझे नहीं पता है, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसे इंटरनल ऑटोनोमस यूनिट्स होती है जहाँ पे कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता मेन कॉर्पोरेशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन उससे। ठीक है, नेक्स्ट है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। Boundaryless organization is one whose design is not constrained by the horizontal, vertical or exterior bounds imposed by a preset structure. Boundaryless organization जो वो होते हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि ना तो उनका कोई हॉरिजॉन्टल होगा, ना वर्टिकल होगा, ना ही कोई एक्सटीरियर बाउंड्स होंगे, जो कि प्रीसेट स्ट्रक्चर होंगे। यानी कि टू पुट इट अनदर वे, इट्स एन अनस्ट्रक्चर्ड डिजाइन। एक अनस्ट्रक्चर्ड डिजाइन होती है क्योंकि यहाँ पे देर आर नो लिमिट्स टू कंटेंट विद सच एंड चेन ऑफ कमांड नहीं होगी, डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन की कोई हायरार्की नहीं है। ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, जो है एक है बस, ना कोई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट है, ना यहाँ पे कोई वर्टिकल डिपार्टमेंट, ना कोई एक्सटर्नल कोई यूनिट है या कुछ है, बस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल भी होता है। कंपनी अडॉप्ट करती है टीम स्ट्रेटेजी इसके अंदर, रेदर देन हैविंग डिपार्टमेंट नहीं होते इसमें, एक कंपनी टीम स्ट्रेटेजी पे बात करती है। मैनेजर कैन एम्प्लॉय विजुअल, मॉड्यूलर और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन मॉडल टू इरेज बॉर्डर्स। इसमें मैनेजर क्या करते हैं,
नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडल्स होते हैं, मॉड्यूलर मॉडल्स होते हैं, उनको erase to erase border. Work is outsourced as necessary in virtual organization. There are only few regular staff क्योंकि एक ही organization है, single unit. But when a problem occurs, specialist employ किए जाते हैं, employed होते हैं, ठीक है, और सब contractor and freelancer are example of this, ठीक है, जैसे कुछ होते हैं ना फ्रीलांसर आजकल हर चीज में आते हैं, घर पे बैठ के आपको सारी फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है, वही होता है फ्रीलांसर, वही इसका एग्जाम्पल है, जिसका ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई उसका वर्टिकल एक्सटीरियर इंटीरियर, जो है एक सिंगल है, और वो भी मैं फ्रीलांसर वाली बात भी नहीं कहूंगी, क्योंकि फ्रीलांसर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ अपना पर्सनल ऐसे नहीं होता, बट बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पे बात की जा रही, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें और क्या बता रखा है, वर्क इज डन आउटसाइड द कॉर्पोरेशन बाय सेवरल वेंडर्स इन द शॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जो भी काम होता है बाहर किया जाता है। अब इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं फ्रीलांस, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ईच सप्लायर इज रेस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट एस्पेक्ट, जो कि फिनिश प्रोडक्ट के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन देन असेंबल द फिनिश प्रोडक्ट वंस ऑल ऑफ द एलिमेंट हैव बीन कंप्लीट। जब ऑर्गेनाइजेशन सारा काम कर लेती है, असेंबल कर लेती है, और एलिमेंट वहां पे सारे कंप्लीट हो जाते। 6 है हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इस नाम से समझ आ रहा है, किसी को सिखाना, एबिलिटी मतलब उनको काबिल बनाना किसी भी चीज के लिए सिखाकर, ठीक है। A learning organization is one that has established to the ability to learn, adopt and change on continuous basis। यानी कि इसमें किस चीज की बात हो रही है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जब जिसमें एबिलिटी होती है सिखाने की, उस किसी भी चीज को सिखाना, वो उस चीज को अडॉप्ट करे और चेंज हो, और कंटिन्यूअस बेसिस पे उस चेंज को अपनाए। इन ऑर्डर टू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अ फर्म्स नीड हाईली इन्फॉर्म्ड वर्कर दैट आर एबल टू शेयर देयर नॉलेज एंड अप्लाई इन द वर्कप्लेस। इस मतलब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फर्म को क्या नीड होती है, एक हाईली एक्सपीरियंस वर्कर, जो कि अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो शेयर कर सके और अपनी नॉलेज को शेयर कर सके और अप्लाई कर सके वर्क प्लेस में। द लर्निंग कंपनी मस्ट ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग organization culture in which all employees have a same purpose and are eager to collaborate by sharing information and expertise। जो लर्निंग कंपनी है इसका भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है, जिसमें क्या होता है सारे एम्प्लॉय सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा रेडी रहते हैं कोलैबोरेट करने के लिए, ठीक है, और हमेशा इसलिए भी रेडी होते हैं कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिले और हम एक्सपर्ट हो। क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है ना कि कोई किसी से काम सीखना नहीं चाहता कि हाँ ये तो ज्यादा वो कर रहा है, हम क्यों सीखे, बट ये वाली चीज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है। अ लर्निंग कंपनी मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड डिजाइन स्टाफ होता है, जो कि जिसमें एक्सीलेंट लीडरशिप होती है। इनोवेटिव एंड इन्फॉर्म्ड लर्निंग फर्म्स होती है, जिससे क्या होता है एडवांटेज मिलती है कंपटीशन के अंदर। एक होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक टीनी यानी कि छोटा कोर कंपनी, एक कोर कंपनी होती है जो कि आउटसोर्स करती है इंपॉर्टेंट बिजनेस टास्क, ठीक है। इसको क्या कंसीडर किया जाता है, रेंटिंग रेदर देन ओनिंग डिपार्टमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट को रेंट पे ले लो, खुद लेने के बदले इस पे काम करता है विजुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक टीनी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आउटसोर्स करता है बिजनेस के टास्क को, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। Employee who work from home, those who work from satellite offices domestically and globally, and a collection of independent contractors, telecommunicators and supply make up a virtual organization। इसमें आईटी के थ्रू जुड़ते हैं सर, ये वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आईटी के थ्रू यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उन तक पहुंचता है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेक्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? रिजल्ट होता है रेडिकल चेंज दैट अंडरगो द डेनिश हियरिंग मैन्युफैक्चरर ऑटिको व्हेन इन 1988 लार्स कॉलिन took over as the CEO, the market share of the company had dropped dramatically. The situation called for revaluation in the company in order to remain competitive. Since 1990, a new management style known as the SPECTI organization has emerged. देखेंगे क्या होता है स्पेक्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये कैरेक्टराइज किया जाता है वैल्यू जॉब बाउंड्रीज के द्वारा, सब्सटेंशियल डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑटोनोमस टीम एंड अ फ्लैट फ्लेक्सिबल और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ देखेंगे क्या होता है ये स्पेक्टी। यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, कौन कहाँ से कहाँ लिंक्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये इधर चला गया, इधर चला गया, फिर इधर इधर इधर। ठीक है, तो यही होता है स्पेक्टी। यहाँ पे मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियली कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ऑफिशियली नो स्ट्रक्चर। ठीक है, यही है स्पेक्टी, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। इसमें फर्स्ट ही बताया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक में कि नो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, नो वन हैड देयर ओन डेस्क, किसी के पास भी कोई डेस्क नहीं है, ऑफिस नहीं है, कोई को कोई ड्यूटी नहीं है सिवाय इसके कि वन दे पिक्ड फ्रॉम अ बुलेटिन बोर्ड्स ऑफ टास्क, उन्हें से बुलेटिन बोर्ड से अपने अपने टास्क को पिक करना। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है, स्टाफ इनिशिएट किए जाते हैं प्रोजेक्ट्स एंड टीम्स के लिए। ठीक है, और असेंबल की जाती है टीम। सेवरल रोल्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि नॉलेज शेयर की जाती है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई ऑफिस डेस्क नहीं है, बस उन्हें बुलेटिन बोर्ड से अपने अपने टास्क को लेना और काम करना है, दैट्स इट। 9 नंबर पे है हमारा फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक एसेंशियल मूवेबल एंड टेम्पररी हायरार्की। ठीक है, इसमें टेम्पररी हायरार्की की बात की गई है because it is devoid of hierarchy. The internet has progressed faster than any other human enterprise. ये एक मूवेबल और टेम्पररी हायरार्की है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये मानते हैं कि जो इंटरनेट होता है वो फास्ट प्रोग्रेस करता है ह्यूमन एंटरप्राइजेज यानी ह्यूमन के मुकाबले। ठीक है, this organization structure has the benefit of temporary centralization like the web it expands from the periphery. Because the internet is not a hierarchy, it is a developed quicker than any other human enterprises. ठीक है, ये बस इंटरनेट की बात कर रहा है। वर्चुअल नेटवर्क, ऑटोमेटेड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ये फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। ठीक है, ये क्या है? डायनेमिक एंड अडेप्टिव है क्योंकि इंटरनेट की बात हो रही है। ऑफ कोर्स इंटरनेट आज हर चीज में फास्टर है। ठीक है, टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, अपॉर्चुनिटी एंड इन्फ्लुएंस। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैज द बेनिफिट ऑफ टेम्पररी सेंट्रलाइजेशन लाइक वेब एक्सपेंड फ्रॉम पेरिफेरी। लास्ट है हमारा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है? सेवरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं एक साथ। जैसे कि कोई एक और ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है बट वो किसी एक प्रोजेक्ट पे मिलके काम करना चाह रहे हैं, तो ये मिलके आपस में एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आएंगे, यही होता है हमारा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मल्टीपल इन अ कंपनी मल्टीपल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है सब ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट भी एक साथ मिलके किसी वर्क के लिए आ रहे हैं ताकि वो अचीव करना चाहते हैं एक सेम पर्पस को। ठीक है, these companies can form a partnership for a specific enterprise or engage other to execute one or more of its responsibilities such as marketing, production and sales. इसमें क्या होता है? कंपनी पार्टनरशिप करती है स्पेसिफिक इंटरप्राइज के साथ में। ठीक है, इंगेज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपस में, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, जो ये कंपनीज होती है मिलके एक साथ काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है इसमें नेट स्विंग नेटवर्क टोपोलॉजी टू आउटसोर्स। ठीक है, तो ये हमने काफी सारे आज हमने कवर किए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स, यानी कि उन्हें उनके डिवाइड किया जाता है तो किस किस टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।